मोस्ट वेलकम टू आवर मैराथन्स क्वेश्चन मैराथन्स LRC सीरीज में पार्ट थर्ड है। सो कंटिन्यू बनते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें है। इन ब्लास्ट टेस्ट फॉर क्लास इन बॉल टेस्ट ब्लास्ट नहीं इन बॉल टेस्ट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन बॉल साइज। कहने का मतलब इन बॉल टेस्ट जो होता है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम क्लासिफिकेशन में जो बॉल टेस्ट होता है उसका साइज कितना होता है बॉल का। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम का जो क्लासिफिकेशन करते हैं ना, देखते हैं लाइम का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें बॉल का साइज कितना होता है, तो 40 mm। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट पर फॉर्म्स satisfactory under the antiseptic working condition during the service life span, उसको ड्यूरेबिलिटी करते हैं। तो इसमें की पॉइंट पकड़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन पकड़िए तो उसमें की पॉइंट पकड़िए कि किससे हम पकड़ के आंसर मारेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट द परफॉर्म्स सेटिस्फैक्टरीली अंडर द एंटीसेप्टेड वर्किंग, मैंने एंटीसेप्टिक जैसे ना कहते हैं कोई चीज़ का एंटीसेप्टिक ले लेना चाहिए, तो इसका एंटीसेप्टिक वर्किंग कंडीशन ड्यूरिंग द सर्विस लाइफ ऑफ स्पान, जो होता है ना उसके लिए एंटीसेप्टिक वर्किंग जो होता है उसको ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। जैसे ना कहते हैं ड्यूरेबल कंक्रीट है, डक्लाइट करंट है, तो उसके लिए कहते हैं ना कि एक्टिव एंटीसेप्टिक वर्किंग कंडीशन सर्विस लाइफ के लिए तो ड्यूरेबिलिटी कहते हैं। द वाटर सेमेंट एट विच सॉइल चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी लिमिट। ओके, उसे हम कंसिस्टेंसी लिमिट कहते हैं। द वाटर कंटेंट्स एट विच द सॉइल चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज नोन एज कंसिस्टेंसी लिमिट, उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट। कंसिस्टेंसी लिमिट किसको बोलते हैं, द वाटर कंटेंट्स एट विच द सॉइल चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। कहने का मतलब सॉइल जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो कंसिस्टेंसी लिमिट बोलते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर इन फाइन सैंड एंड सिल्ट द हनी कॉमिक। कहने का मतलब मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, माने कौन सा इसमें कॉमन टाइप का स्ट्रक्चर है, इन फाइन सैंड एंड सिल्ट। फाइन सैंड जो होता है इसमें और सिल्ट में, फाइन सैंड एंड सिल्ट में कौन होता है, तो हनी कॉमिक। हनी कॉम्बिक जो होता है ना वो फाइन सैंड में और सिल्ट में, फाइन सैंड में और सिल्ट में, सैंड में और सिल्ट में, सैंड जो होता है ना बालू उसमें और सिल्ट में कॉमन कॉमन टाइप का स्ट्रक्चर कौन सा है, हनी कॉम्बिक। ओके, फॉर आरसीसी वर्क विच टाइप ऑफ ब्रिक यूज्ड, सेकेंड क्लास। आरसीसी वर्क जो होता है ना, आरसीसी वर्क देखें हैं, जो आरसीसी काम होता है तो आरसीसी वर्क में सेकेंड क्लास काम ब्रिक का यूज करते हैं। आरसीसी वर्क विच टाइप्स ऑफ ब्रिक यूज्ड, सेकेंड क्लास। सेकेंड क्लास जो ब्रिक होता है ना उसी का यूज करते हैं आरसीसी वर्क में। आरसीसी वर्क देखे हैं ना, रेनफोर्ड सीमेंट कंक्रीट के लिए आरसीसी वर्क होता है, तो आरसीसी वर्क में कौन सा ब्रिक का यूज करते हैं, तो आरसीसी वर्क जो होता है ना, आरसीसी वर्क उसमें सेकेंड क्लास का यूज करते हैं। ओके, और डुपिट्स अजम्पशंस आर वैलिड अनकन्फाइंड के ऊपर, और थैमिस, दो को पढ़े होंगे सवाल में, डुपिट्स पढ़े होंगे और थैमिस पढ़े होंगे। तो डुपिट्स के लिए क्या होता है और थैमिस के लिए क्या होता है वो पूछ रहा है। तो डुपिट्स अजम्पशन ओवर वैलिड अनकन्फाइंड इक्यूपर के लिए होता है, अनकन्फाइंड इक्यूपर के लिए डुपिट्स हो जाता है। देखिए डुपिट्स ऐसे भी डी वाला है ना, तो अनकन्फाइंड इक्यूपर के लिए डुपिट्स होता है। थैमिस होता है कोहेसिव, तो थैमिस पूछा गया था तो थैमिस क्या होता है, कोहेसिव हो जाता है। ओके, अब कह रहा है इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट तब बीम बोथ इंड फिक्स्ड, अगर दोनों इंड फिक्स्ड रहेगा तो इनडिटर्मिनेट हो जाता है। तो आप सुन में चार को दे देगा, आप पूछेगा इसमें से कौन इनडिटर्मिनेट है, तो अगर दोनों इंड फिक्स्ड दिया है तो समझिए कि इनडिटर्मिनेट है। ओके, फिक्स्ड है तो इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। हुक्स ला वैलिड होल्ड गुड इलास्टिक लिमिट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि हुक्स ला जो होता है ना कहाँ तक होल्ड होता है गुड से, कहाँ तक मतलब होता है गुड से। ओके ना, तो इलास्टिक लिमिट, जैसे हुक टेढ़ा कैसे होता है, इलास्टिक लिमिट के चलते। प्लास्टिक रहेगा तो टेढ़ा होगा, नहीं होगा। तो हुक्स को समझ लीजिए कि हुक्स है, टेढ़ा है, तो किसके चलते, इलास्टिक लिमिट के चलते। ओके, एक क्वेश्चन पकड़ने का मतलब एक थी बता दी आपको की पॉइंट। अब देखिए वही कह रहा है, हुक्स ला डिफाइन द लीनियर रिलेशनशिप या तो शिप बिटवीन द स्ट्रेस स्ट्रेन विथ इन द इलास्टिक लिमिट। कहने का मतलब हुक्स ला होता है डिफाइन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस स्ट्रेन विथ इलास्टिक लिमिट। जो स्ट्रेस स्ट्रेन जो होता है ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो होता है रिलेशन जो है इलास्टिक लिमिट तक होता है। द हुक्स ला डिफाइन द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस स्ट्रेन विथ इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेस स्ट्रेन में जो लिमिट होता है ना कहाँ तक, इलास्टिक लिमिट तक होता है। ओके, तो हुक्स ला कहाँ तक, स्ट्रेन स्ट्रेन रिलेशनशिप, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप कहाँ, हुक्स ला में इलास्टिक लिमिट तक। ओके, द चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टी इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज ग्रांडेड बाई बॉयल्स लॉ। कहने का मतलब है द चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टी, जो फिजिकल होता है सो फिजिकल प्रॉपर्टी इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज
गवर्नड बाय मैंने किसके द्वारा दिया गया था, वो कह रहा है आइसोथर्मल कहेगा ना तो बॉयल्स लॉ हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी वही आइसोथर्मल, आइसोथर्मल नहीं जानते हैं, वो आइसोथर्मल पढ़े होंगे आप, इसमें क्या बोलते हैं, शायद एफएम में पढ़े थे आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल क्या होता है, बॉयल्स लॉ में होता है। आइसोथर्मल जो है ना टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो आइसोथर्मल बॉयल्स लॉ, आइसोथर्मल प्रोसेस बॉयल्स लॉ। ओके। हार्डनेस ऑफ द वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग ऑफ द कंटेन कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कहने का मतलब है कि जो हार्डनेस रिमूव करते हैं ना, हार्डनेस वो भी बॉइलिंग से, टेम्प्रोरी हार्डनेस बोल सकते हैं। टेम्प्रोरी हार्डनेस को आप टेम्प्रोरी हार्डनेस को बॉइलिंग से कम अथी करते हैं ना, टेम्प्रोरी हार्डनेस को रिमूव कैसे करते हैं पानी का, तो बॉइलिंग से। तो जो रिमूव करते हैं तो क्या रिमूव करते हैं, तो उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट को रिमूव करते हैं। अगर हार्डनेस रिमूव कर रहे हैं आप मतलब पानी से और भी बॉइलिंग की हेल्प से, तो उसमें क्या रिमूव करते हैं, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को रिमूव करते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, याद कीजिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को रिमूव करते हैं। ओके। आगे देखते हैं, द लोकस ऑफ द रिएक्शन ऑफ द टू हिंज सेमी सर्कुलर आर्च इज स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब लोकस ऑफ द रिएक्शन ऑफ द टू हिंज सेमी सर्कुलर आर्च, टू हिंज वाला है सेमी सर्कुलर आर्च है तो उसका स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन, टू हिंज सेमी सर्कुलर आर्च, टू हिंज सेमी सर्कुलर आर्च स्ट्रेट लाइन हो जाता है। ओके। अब देखिए, पिजोमीटर ओपनिंग ऑफ द पाइप मेजर, जो पिजोमीटर जो होता है ना, ओपनिंग ऑफ पाइप क्या मेजर करता है, स्टैटिक्स प्रेशर को। तो पीने वाला बोले थे ना उस टाइम कि पिजोमीटर जो होता है क्या मापता है, आपको पता है कि पिजोमीटर आपको मॉडरेट प्रेशर को मापता है और गेज प्रेशर को मापता है। तो वही पिजोमीटर, याद कीजिए, पिजोमीटर गया था कहाँ, तो पीने गया था, तो गेज प्रेशर को माप रहा था, तो स्टैटिक प्रेशर को, तो पिएगा तो कैसे बैठ के ही पिएगा, तो पिजोमीटर ओपनिंग के पास स्टैटिक प्रेशर को मापता है। ओके। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड मॉडुलस ऑफ एरिया। कहने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते ही ना आप, तो लेमिना कह रहा है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लेमिना इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड मॉडुलस ऑफ एरिया। कहने का मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लेमिना इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड मॉडुलस ऑफ एरिया, उसे हम बोलते हैं सेकेंड मॉडुलस ऑफ एरिया। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लेमिना, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लेमिना इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड मॉडुलस ऑफ एरिया। ठीक है ना, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड मॉडुलस ऑफ एरिया। ठीक है, तो याद कीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका बात करें, ऑफ लेमिना इज सेकेंड मॉडुलस, सेकेंड मॉडुलस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेमिना कह देगा तो सेकेंड मॉडुलस हो जाएगा, सेकेंड मॉडुलस ऑफ एरिया। ओके। आगे बढ़ते हैं। डिक्लोरिनेशन ऑफ द वाटर एजेंट्स, डिक्लोरेशन करते हैं जिसमें क्लोरीन को रिमूव करते हैं, तो डिक्लोरेशन हो रहा था। डिक्लोरेशन एजेंट क्या क्या है, तो सोडियम थायोसल्फेट, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर सोडियम बाई सल्फेट और फिर एक्टिवेटेड कार्बन, ये सारे सारे डिक्लोरिनेशन ऑफ वाटर एजेंट्स है। डिक्लोरिनेशन ऑफ वाटर एजेंट्स कौन कौन से हैं, डिक्लोरिनेशन ऑफ द वाटर एजेंट्स है, जो डिक्लोरेशन होता है ना उसका वाटर एजेंट कौन सा है, सोडियम थायोसल्फेट। और सोडियम थायोसल्फेट हुआ तो उसी में सोडियम बाई सल्फेट भी होगा, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम बाई सल्फेट, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और फिर एक्टिवेटेड कार्बन। तो डिक्लोरेशन में सब तो ऐसे से नाम आ रहा है, तो डिक्लोरेशन में कौन, सोडियम थायोसल्फेट, फिर सोडियम बाई सल्फेट, सल्फेट है वो, थायोसल्फेट है वो, बाई सल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम बाई सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद एक्टिवेटेड कार्बन, ये सारे हैं डिक्लोरेशन एजेंट्स। कहता है सेंटर ऑफ प्रेशर प्लेन वर्टिकल सरफेस लाइज डेप्थ 2/3 या तो 2/3 हाइट ऑफ इमर्जन सरफेस। कहने का मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर पूछ रहा है आपको वर्टिकल सरफेस का, और भी इमर्जन सरफेस होता है उसके अपेक्षा में, तो 2/3 टाइम्स हो जाता है, 2/3 टाइम्स हो जाता है। ओके। द valve which allow the water flow along the one direction और prevent the flow reversal direction, तो उसको रिफ्लक्स वॉल्व कहते हैं, रिफ्लक्स वॉल्व कहते हैं। तो याद कीजिए यहाँ पे कि द वॉल्व विच अलाउ वाटर टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन एंड प्रिवेंट द फ्लो रिवर्स डायरेक्शन। कहने का मतलब है कि ये जो है ना वॉल्व विच अलाउ द वाटर फ्लो ओनली वन डायरेक्शन, फ्लो कर रहा है ओनली वन डायरेक्शन और रिवर्सल में आपको रोक के रख रहा है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लक्स वॉल्व, रिफ्लक्स वॉल्व, रिफ्लक्स प्रिवेंट करा तो रिफ्लक्स वॉल्व बोलते हैं। ओके। टेंशन कोफिशिएंट ऑफ मेंबर इंडिकेट्स फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ मेंबर, टेंशन कोफिशिएंट ऑफ मेंबर इंडिकेट्स, टेंशन रहा ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ मेंबर, तो टेंशन कोफिशिएंट ऑफ मेंबर इंडिकेट्स, टेंशन कोफिशिएंट बोल रहे हैं, टेंशन कोफिशिएंट ऑफ मेंबर इंडिकेट्स फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ मेंबर, उसको बोलते हैं टेंशन कोफिशिएंट ऑफ द मेंबर, टेंशन कोफिशिएंट ऑफ मेंबर इंडिकेट्स फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ मेंबर। टेंशन जो है ना, तो टेंशन आपको लंबे में नहीं जाता है खिंचा के, तो वही कह रहा है टेंशन कोफिशिएंट ऑफ मेंबर फोर्स पर यूनिट लेंथ, टेंशन ना फोर्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं टेंशन कोफिशिएंट ऑफ मेंबर को।
इन अ फ्री वॉर्टेक्स फ्लो डिक्रीज विथ रेडियस। कहने का मतलब है कि आपको मतलब फ्री वॉर्टेक्स पढ़ेंगे पर में फ्री वॉर्टेक्स होता है और फोर्स वॉर्टेक्स होता है। जैसे मिक्सिंग जो नचता है ना, और मिक्सिंग में जो कुछ डालते हैं तो घूरता है मोटर के सहारे मिक्सिंग, उसके बाद आपको उसमें गोले गोले सेंटर के बाद घूरता है, कुछ भी जैसे बनाते हैं तो मिक्सी में पीसते हैं तो उसको बोलते हैं फोर्स वॉर्टेक्स। लेकिन अगर आपको वाश बेसिन जो होता है उसमें पानी गिरता है तो गोले गोले घूर के आपको सेंटर की ओर जाता है, उसको फ्री वॉर्टेक्स बोलते हैं। तो फोर्स वॉर्टेक्स होता है ना, उसको रेडियस से मतलब होता है, लेकिन फ्री वॉर्टेक्स का कोई रेडियस से मतलब नहीं होता है। तो वही कह रहा है फ्री वॉर्टेक्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अगर बाय द वे रेडियस कहेगा तो इसमें कि डिक्रीज विथ रेडियस, कहने का मतलब फ्री वॉर्टेक्स होता है ना, रेडियस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वही कह रहा है कि डिक्रीज विद रेडियस, फ्री वॉर्टेक्स होता है ना रेडियस के हिसाब से घटता है, अगर रेडियस बढ़ेगा तो फ्री वॉर्टेक्स घटेगा। ओके। अब देखिए सेग, तो सेग का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। सेग जो पढ़े होंगे आप सर्वे में, तो फॉर्मूला होता है सेग के लिए ए स्टेशन ही डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू स्क्वायर एल के पावर क्यू 24 पी स्क्वायर, ये होता है सेग का फॉर्मूला। डब्ल्यू स्क्वायर, आंख बंद करके ध्यान लगे, डब्ल्यू स्क्वायर एल के पावर क्यू 24 पी स्क्वायर। ओके, इस सेग का फॉर्मूला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। द मेथड ऑफ डिटरमाइन द क्लोराइड कंटेंट इन वाटर, मोहर मेथड। तो ये आपको याद कर लीजिए अच्छा से। क्लोराइड जो कंटेंट होता है ना पानी में, क्लोराइड जो ना कहते हैं कोलरा हो गया तो उसे मोहरे लग जाता है, कोलरा लग गया तो भाई कुछ नहीं हो सकता है, मर भी सकती है। तो इसलिए कह रहे हैं क्लोराइड, उसके लिए क्या होता है मोहर मेथड। क्लोराइड के लिए क्या होता है मोहर मेथड। ओके। अब कह रहा है डिजाइन डेप्थ ऑफ कंक्रीट कवर ऑल स्टील रेनफोर्स्ड इंक्लूडिंग लिंक्स इज नोन एज नॉमिनल कवर, उसे नॉमिनल कवर कहते हैं। तो डिजाइन डेप्थ ऑफ कंक्रीट कर्व, डिजाइन डेप्थ ऑफ कंक्रीट कर्व सॉरी कवर, डिजाइन डेप्थ ऑफ कंक्रीट कवर टू ऑल स्टील रेनफोर्स्ड इंक्लूडिंग लिंक्स इज नोन एज इंक्लूडेड रेनफोर्स्ड इंक्लूडेड ऑल स्टील रेनफोर्स्ड, जितना भी स्टील रेनफोर्समेंट होता है ना, ऑल स्टील रेनफोर्समेंट इंक्लूडिंग लिंक्स इज नोन एज नॉमिनल कवर, उसे हम नॉमिनल कवर कहते हैं। उसे हम नॉमिनल कवर कहते हैं, जो स्टील रेनफोर्समेंट जो कवर को ऐड करता है ना, उसको बोलते हैं नॉमिनल कवर। ठीक है। फॉर कोगुलेशन बीच ऑफ फ्लोइंग केमिकल्स यूज्ड एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट जो कोगुलेंट्स से यूज ना करते हैं, जो कहते हैं कि पानी से मतलब एथी को करने के लिए कोगुलेंट्स को ऐड करते हैं जिससे जल्दी सेटलिंग हो जाता है, तो उसमें एल्युमिनियम सल्फेट होता है। कौन सा होता है एल्युमिनियम सल्फेट होता है। सेटलिंग करवाते हैं उसको से मतलब गंदा पानी में से, तो उसको सेटलिंग करवाते हैं तो एल्युमिनियम सल्फेट हो जाता है। अब प्री परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल से पॉइजन रेशियो, तो अब परफेक्ट प्लास्टिक जो मटेरियल होता है ना उसको पॉइजन रेशियो कितना होता है उसका 0.50 होता है। परफेक्ट जो प्लास्टिक मटेरियल होता है, तो देखिए 5 भी और जैसा है, तो 0.50 होता है परफेक्ट प्लास्टिक का क्या पॉइजन रेशियो। बेंच मार्क स्टेबलाइज बाई, हाँ स्पिरिट टेस्ट, स्पिरिट लेवलिंग। बेंच मार्क जो प्लेन होता है, जैसे बेंच पर आप पढ़ रहे हैं तो देखिए प्लेन है ना, तो स्पिरिट लेवलिंग करते हैं तो उसी का रहा है बेंच मार्क स्टेबलाइज्ड बाई स्पिरिट लेवलिंग। ओके। हाउ मेनी मिसिंग क्वांटिटी डिटरमाइन क्लोज टर्नवर्स, दो गो होता है। तो हाउ मेनी मिसिंग क्वांटिटी डिटरमाइन क्लोज टर्नवर्स, कोई क्लोज टर्नवर्स है तो उसमें हाउ मेनी मिसिंग, कितना मनी मिसिंग होगा उसमें से, तो दो गो होगा। तो हाउ मेनी मिसिंग क्वांटिटी डिटरमाइन क्लोज टर्नवर्स, जो क्लोज टर्नवर्स होता है उसमें कितना मिसिंग होता है, तो दो गो होता है। ओके। क्लोज टर्नवर्स में दो गो होता है। साइज ऑफ द सेंड, साइज ऑफ द सेंड पूछ रहा है, तो ऐसे याद कीजिए, तो याद ही था। तो बॉल्डर का साइज आंख बंद करके बताइए कितना होता है, मोर देन 300 mm। क्यूबल का होता है 80 से 300 mm। अब इंपॉर्टेंट आ रहा है ग्रेवल का, तो ग्रेवल का कितना होता है 80 से लेकर 4.75 mm तक हो जाता है। सैंड का याद कीजिए 4.75 से लेकर 0.075 तक हो जाता है। सिल्ट का कितना होता है, ऊपर से देखिए कंटिन्यू ऊपर से नीचे उतर रहा है, जैसे 4.75 से 0.075 था ना, तो वही नीचे उतरेगा सिल्ट में, तो 0.075 से लेकर 2 माइक्रोन तक हो जाता है। ओके, ये होता है सिल्ट का। क्ले का साइज हो जाता है 0.002 से लेकर 0.00002 तक हो जाता है क्ले का साइज, ऐसे लेस देन कह सकते हैं 2 माइक्रोन। ओके। अब मैक्सिमम साइज पूछ देगा आपसे क्ले का, तो कितना होता है 0.02 mm। मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पूछेगा आपसे तो 0.002 mm, मतलब दो को जीरो वाला 0.002 मैक्सिमम साइज होता है क्ले हो जाता है। इसी में एक आता है सैंड का, जैसे देख लिए कि 4.75 से लेकर देखें ना 0.075 तक हो जाता है सैंड का साइज। उसी में आता है कोर्स सैंड को आता है, पहले बड़ा वाला से शुरू करेंगे, कोर्स सैंड आ जाता है, फिर मीडियम सैंड आता है, फिर फाइन सैंड आता है। तो इसका साइज कितना होगा, तो सैंड में क्या बोले तो 4.75 तक से शुरू होता है। तो इसी में कंटेक्ट कीजिए कि मतलब 4.75 से लेकर 2 mm तक हो जाता है कोर्स सैंड, और मीडियम सैंड 2 mm से लेकर 425 माइक्रोन तक हो जाता है। मीडियम का 2 mm से ऊपर से दो उतरा, तो इन्हें से दो उतरा, तो 2 से लेकर 425 माइक्रोन तक मीडियम का। फाइन सैंड का 425 माइक्रोन, देखिए उधर से उतरेगा 425 और हो जाएगा कितना 425 से लेकर 75 माइक्रोन तक। कौन सा फाइन सैंड का 425 माइक्रोन से
75 माइक्रोन तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनरी रेल हाई कार्बन, इसमें दो को पूछता है, ऑर्डिनरी रेल पूछता है और रेल एक्सल पूछता है। तो ऑर्डिनरी रेल में अलग होता है और रेल एक्सल में अलग होता है। रेल एक्सल किसे कहते हैं, जो दो को व्हील्स होते हैं ना, उसमें जो बीच में धुरा जैसा लगा हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं रेल एक्सल। तो रेल एक्सल किससे बना होता है, ऑर्डिनरी रेल किससे बना होता है। तो ऑर्डिनरी रेल जो होता है ना, वो हाई कार्बन स्टील से बना होता है। ऑर्डिनरी भले है लेकिन हाई से बना होता है। लेकिन रेल एक्सल जो होता है तो हो जाता है मीडियम कार्बन स्टील से। तो कंफर्म कीजिए कि ऑर्डिनरी कहेगा तो हाई कार्बन स्टील से होगा, रेल एक्सल बोलेगा तो मीडियम कार्बन से होगा। ओके, मैक्सिमम रूलिंग ग्रेडियंट परमिटेड इन द इंडियन रेलवे, कहने का मतलब है मैक्सिमम रूलिंग ग्रेडियंट परमिटेड इन इंडियन रेलवे। इंडियन जो रेलवे होता है उसमें कितना मैक्सिमम रूलिंग ग्रेडियंट होता है, 1/150। 1/150 हो जाता है, ठीक है ना, 1/150 हो जाता है। मैक्सिमम रूलिंग ग्रेडियंट परमिटेड इन इंडियन रेलवे 1/150 होता है। रूलिंग ग्रेडियंट पूछ रहा है रेलवे में, रूलिंग ग्रेडियंट रेलवे में 150 देखा टाउन यार, गरीब है तो वही रूलिंग है तो 1/150 हो जाएगा, रूलिंग में 1/150। द मिनिमम एज डिस्टेंस फ्रॉम द रिविट्स ऑफ डायमीटर डी स्टील प्लेट्स सेल बी 1.5 का मिनिमम एज डिस्टेंस फ्रॉम रिबिट्स। रिबिट्स का पूछ रहा है मिनिमम एज डिस्टेंस है, गेज नहीं बोल रहा है, एज डिस्टेंस पूछ रहा है। मिनिमम एज डिस्टेंस फ्रॉम द रिबिट्स डायमीटर डी स्टील प्लेट्स सेल बी। स्टील प्लेट से पूछ रहा है आपको मिनिमम एज डिस्टेंस, और भी रिबिट के लिए एज डिस्टेंस पूछा है। एज अंदाजा लगाइए, एज डिस्टेंस मिनिमम पूछा है, वो भी किसके लिए, रिबिट के लिए, तो 1.5 डी हो जाएगा। रिबिट के लिए पूछा है, वो भी एज के लिए पूछा है, एज के लिए। द शेप ऑफ द सस्पेंडेड केबल इन द कैटेनरी, सस्पेंडेड जहाँ बोला हुआ कैटेनरी हो जाएगा। द शेप ऑफ सस्पेंडेड केबल तो कैटेनरी, सस्पेंडेड है तब ना, सी जैसे रेस होता है सी एस, तो सस्पेंडेड बोलेगा तो कैटेनरी। ओके, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर फिक्स्ड बीम। पहले हम जानते थे कि ओवर हैंगिंग बीम भी होता है, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड बीम पहले होता है। अगर फिक्स्ड बीम नहीं रहेगा तब ओवर हैंगिंग बीम हो जाता है। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर अकर्स फिक्स्ड बीम। ओके, अब देखिए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग आर जनरली ट्रीटेड हाई, नहीं, लाइट कंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो होता है ना, वो लाइट कंस्ट्रक्शन होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग कैसा कंस्ट्रक्शन है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग कैसा होता है, तो लाइट कंस्ट्रक्शन हो जाता है। और रोड इन टाउन कॉल्ड, कहने का मतलब टाउन में जो रोड होता है ना उसको स्ट्रिक्ट बोलते हैं, स्ट्रिक्ट। टाउन में जो रोड होता है ना स्ट्रिक्ट होता है, जो गली स्ट्रिक्ट नहीं बोलते हैं, वो स्ट्रिक्ट होता है। स्ट्रिक्ट गली जो होता है स्ट्रिक्ट हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं। प्लूवियोमीटर, हाइड्रोमीटर, ओम्बियोमीटर और अंडोमीटर, इट मेजर द रेनफॉल। रेनफॉल मेजर करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, प्लूवियोमीटर, जैसे मट्टी में उसको गाड़ेंगे तो ना कहते हैं कि यदि हो गया, तो ये प्लूवियोमीटर, हाइड्रोमीटर, फिर ओम्बियोमीटर, फिर अडोमीटर यूज होता है रेनफॉल के लिए। तो कौन सा, प्लूवियोमीटर, हाइड्रोमीटर, या तो फिर ओम्बियोमीटर या अंडोमीटर, ये सब होता है रेनफॉल के लिए। और रेन गेज का होता है यूज टू मीटर मेजर द रेनफॉल। रैन गेज का यूज करते हैं रेनफॉल मेजर करने के लिए। रैन गेज जो होता है ना वो यूज करते हैं कहाँ लगी, रेनफॉल मेजर करने के लिए। रैन गेज का यूज करते हैं रेनफॉल मेजर करने के लिए। ओके, अब है खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स ऑटम्स एंड हार्वेस्टिंग स्प्रिंग। अगर हार्वेस्टिंग स्प्रिंग बोल दिया, स्प्रिंग को मैंने ठंडा समझिए, हार्वेस्टिंग स्प्रिंग, हार्वेस्टिंग की बात कर रहा है, हार्वेस्टिंग स्प्रिंट कह दिया तो क्या हो जाएगा, हार्वेस्टिंग स्प्रिंग कहेगा तो क्या होगा, तो हो जाता है खरीफ। खरीफ क्रॉप्स हार्वेस्टिंग स्प्रिंग कहेगा। तो आपको पूछ रहा है खरीफ सीजन, माने खरीफ जो क्रॉप होता है उसको रोपते कब है और काटते कब है। तो मार्च अप्रैल जो होता है ना उस टाइम आप रोपते हैं इसी को, खरीफ को काटते हैं ठंडा में, वही सितंबर के टाइम में। ओके, अब है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ परफोरेटेड ब्रिक्स। जो परफोरेटेड ब्रिक्स तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना हो जाता है, 7 न्यूटन पर एम स्क्वायर। परफोरेटेड ब्रिक, जैसे टेढ़ा परफोरेटेड बोला उस तरह 7 भी टेढ़ा है। द परफोरेटेड ब्रिक 7 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ओके, टोटल फ्लोट्स, डिफरेंस होता है कोई चीज़ का। तो टोटल फ्लोट्स होता है ना कि लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी माइनस ईयरलीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी, तो उसको बोलते हैं फ्लॉट। टोटल फ्लॉट्स बोलते हैं। टोटल फ्लॉट्स क्या होता है, टोटल फ्लॉट्स तो कह रहा है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी माइनस ईयरलीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी माइनस ईयरलीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी, उसको टोटल फ्लॉट बोलते हैं। लेटेस्ट फिर ईयरलीस्ट, लेटेस्ट भी होता है ईयरलीस्ट भी सेम ही मटेरियल है, तो वही टोटल फ्लॉट्स बोलेगा। तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी, ईयरलीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी, उसको टोटल फ्लॉट्स बोलते हैं। अब द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन फॉर द मिक्स्ड ट्रैफिक इन प्लेन ट्रेन, कह रहा है कि मैक्सिमम सुपर एलिवेशन पूछ रहा है, वो भी किसमें, मिक्स ट्रैफिक प्लेन ट्रेन है। मिक्स ट्रैफिक रहेगा तो उसका मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना होगा, 1/15, माने 1/15।
1 से 15 हो जाता है सुपर एलिवेशन मैक्सिमम किसके लिए, तो मिक्स ट्रैफिक के लिए। जो मिक्स ट्रैफिक है उसके लिए मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना होता है 1/15, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ द रेनफॉल कलेक्टेड इन ईच टिपिंग बकेट्स कितना होता है 0 से 25 mm। टिपिंग बकेट जो होता है उसमें कितना कलेक्ट करता है तो 0 से 25 mm। वही अमाउंट ऑफ रेन फॉल कलेक्ट्स टिपिंग बकेट्स, रेनफॉल जो रेनफॉल हो रहा है उसको कितना कलेक्ट करता है टिपिंग, तो 0 से 25, टिपिंग में 0 से 25 है। ओके, द आर्ट ऑफ द इरिगेशन इज प्रैक्टिस्ड इन इंडियन साइंस एशियंट टाइम। कहने का मतलब आर्ट ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के लिए आर्ट बोल रहा है, आर्ट ऑफ इरिगेशन इज प्रैक्टिस्ड इन इंडियन साइंस। इंडियन साइंस में क्या आर्ट्स लगाते हैं इरिगेशन के लिए, तो एशियंट टाइम। ओके, परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल डिपॉजिट इन सिटू कंडीशन कैन बी डिटरमाइंड बाई पंपिंग आउट टेस्ट। इन सिटू का है तो आउट कर देंगे, तो वही कह रहा परमेबिलिटी कहाँ ज्ञात करना है, डिपॉजिट इन सिटू कंडीशन। इन सिटू तो बाहर जाइए, इन सिटू तो पंपिंग आउट टेस्ट कह रहा परमेबिलिटी इन सिटू में निकालना है, तो इन सिटू में तो पंपिंग इन नहीं पंपिंग आउट टेस्ट में, इन सिटू बोल रहा है ना तो पंपिंग आउट टेस्ट। ओके, हाइट ऑफ द सिंगल डेकेट व्हीकल्स 3.80 मीटर। सिंगल डिकेट बोलेगा ना तो 3 अगर सिंगल डिकेट बोल रहा है डी जैसा नहीं तो 3.80 हो जाता है। ओके मीटर। आगे चलते हैं, क्या है द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इन ड्राई स्टेट इन इज एन इंडिकेट हाई अमाउंट ऑफ क्ले। कहने का मतलब है कोई सॉइल है और ड्राई स्टेट में है तो क्या इंडिकेट करेगा, हाई अमाउंट में क्या इंडिकेट करेगा, हाई अमाउंट में क्ले को इंडिकेट करेगा। कोई ड्राई है तो हाई अमाउंट में इसको क्ले को इंडिकेट करेगा। व्हेन द सडन चेंज ऑफ कवर सो यूज्ड ट्रांजिशन कर्व, सडन चेंज व्हेन द सडन चेंज ऑफ कर्व है ट्रांजिशन कर्व। सडन चेंज कौन करता है, तो ट्रांजिशन कर्व जानते ही होंगे, जो सडन चेंज करता है ना सडन चेंज वो ट्रांजिशन कर्व होता है। व्हेन सडन चेंज ऑफ कर्व, जो सडन चेंज कर रहा है तो ट्रांजिशन कर्व कर रहा है। कंपोजिशन ऑफ द कर्वेचर ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ मीटर गेज 53/r, 53 मीटर गेज के लिए कंपोजिशन ऑफ द कर्वेचर ऑफ द ग्रेडियंट, कर्वेचर ऑफ ग्रेडियंट कितना होता है, कंपोजिशन ऑफ कर्वेचर ऑफ ग्रेडियंट। जो कर्वेचर होता है ना वो भी मीटर गेज के लिए करा, कर्वेचर ऑफ ग्रेडियंट, कर्वेचर ऑफ ग्रेडियंट बोल रहा है ना तो 53/r, कर्वेचर इसमें 53 है तो कर्वेचर ग्रेडियंट के लिए 53/r हो जाता है मीटर गेज में 53/r। अब करा है क्रॉप रोटेशन, तो क्रॉप रोटेशन याद कीजिए सबसे पहले क्रॉप रोटेशन, जैसे क्रॉप रोटेशन सी से शुरू कीजिए क्रॉप रोटेशन, तो उसके लिए कॉटन होगा पहले, सी से क्रॉप सी से कॉटन, कॉटन होगा फिर बिट्स होगा फिर ग्राम चना हो जाएगा या तो शुगर कैन होगा। तो कॉटन याद कीजिए और कॉटन के बाद बीट याद कीजिए। कॉटन को ठंडा वाला सब फसल आ जाएगा क्रॉप रोटेशन में, तो कॉटन होगा कॉटन, उसके बाद बीट्स होगा, उसके बाद शुगर कैन या तो फिर ग्राम हो जाएगा चना हो जाएगा। ओके, तो कॉटन सी से उसी तरह से यहाँ पे क्रॉप्स भी। द टिम्बर पीसेस विच इज फिक्स्ड इन द इंक्लाइंड पोजिशन विथ इन द फ्रेम इज नोन एज लोवेर्स, लोवेर्स बोलते हैं। मतलब इंक्लाइंड थोड़ा सा होता है ना तो लोअर हो जाएगा इंक्लाइंड वाला, तो इंक्लाइंड को लोवेर्स बोलते हैं उसको। इंक्लाइंड होगा ना फिक्स करेंगे इंक्लाइंड तो वे लोवेर्स बोलते हैं, कोई भी पीसेस को लोवेर्स बोलते हैं। डेंसिटी इंडेक्स ऑफ द डेंस एंड 65 से 85 होता है। डेंसिटी इंडेक्स ऑफ डेंस सेंड, जो भी डेंस सेंड होता है ना उसका डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है, डेंस सेंड, इस सब सेंड नहीं है, डेंस सेंड का डेंसिटी इंडेक्स कितना होता है 65/85 होता है। तो डेंसिटी इंडेक्स ऑफ डेंस सेंड 85, सॉरी डेंसिटी इंडेक्स जो होता है ना वो डेंस सेंड का कितना होता है 65/85 हो जाएगा। एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द सीमेंट कंक्रीट रोड 40 साल होता है। सीमेंट कंक्रीट जो रोड बनाता है ना उसका कितना लाइफ होता है तो 40 साल तक हो जाता है। यही पूछ देगा घर के तो 50 साल हो जाता है। प्रिवेंट द विड्थ ऑफ द रोड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ लेन्स, माने पेवमेंट विड्थ जो होता है ना, पेवमेंट विड्थ रोड जो होता है उसका पेवमेंट विड्थ किस पर डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ लेन पे डिपेंड करता है, कितना लेन बना रहे हैं ना उस पर डिपेंड करता है पेवमेंट विड्थ ऑफ रोड। ओके, द रेंज ऑफ द वाटर कंटेंट विथ इन द बीच ऑफ द सॉइल इक्स हैबिट्स प्लास्टिक प्रॉपर्टीज प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ऐसे प्लास्टिसिटी बोला तो इसलिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स हुआ। तो स्टेट चेंज करता है तो कंसिस्टेंसी हो जाता है, यहाँ पे प्लास्टिसिटी बोल ही रहा है। तो द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट बीथ इन बीच द सॉइल इक्स हैबिट्स, हाँ इक्स हैबिट्स प्लास्टिक प्रॉपर्टीज, वो क्या कर रहा है उसका हैबिट जो है ना प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी का है तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स बोलेंगे। ओके, अब आया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सेड से लेटरल फ्रिक्शन। कहने का मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ना वो एग्जिस्ट कर रहा है लेटरल फ्रिक्शन से, तो क्या होगा स्किड। स्किड में क्या होता है, स्किड में होता है ना कि मतलब स्किड में क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ना उसमें ज़्यादा हो जाता है लेटरल फ्रिक्शन से, तो उसे स्किड कहते हैं। और लेटरल फ्रिक्शन एक्सेड मतलब लेटरल फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लंबा चला गया तो लेटरल फ्रिक्शन एक्सेस्ट
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेटरल फ्रिक्शन जो होता है ना, फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया तो स्लिप हो जाएगा। लेटरल फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया ना, और भी किससे, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन से, फोर्स से, तो स्लिप कहेंगे। स्लिप कब कहेंगे, जब लेटरल फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा तब। सीवेज फ्लो 80% पर कैप्टा वाटर सप्लाई, जैसे में सीवेज जो फ्लो होता है ना वो 80% होता है पर कैप्टा का, जितना एक कैप्टा पर डिमांड होता है ना उसका 80% हो जाता है सीवेज फ्लो। ओके। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है क्रैक्स, तो आप क्रैक्स पढ़े होंगे आरसीसी में कि 0.2 अलाउ करता है, लेकिन आरसीसी ट्रैक 0.2 क्रैक्स अलाउ करता है, लेकिन यहाँ पे दूसरा हो गया। माइल्ड रहेगा तो कितना होगा, मॉडरेट रहेगा तो कितना होगा, सीवर, वेरी सीवर, एक्सट्रीम रहेगा तो कितना होगा क्रैक्स। तो माइल्ड के लिए सबसे ज़्यादा होता है 0.3 अलाउ करता है, मॉडरेट के लिए 0.2 अलाउ करता है, और सीवर, वेरी सीवर, एक्सट्रीम के लिए 0.1 अलाउ करता है। तो 0.3 से स्टार्ट होता है, माइल्ड मॉडरेट जैसे सीवर, वेरी एक्सट्रीम होता है ना, उस तरह से ऊपर से स्टार्ट होता है 0.3 से, 0.2 होता है, 0.1 हो जाता है। ओके। अब देखिए, अब यहाँ कह रहा है पॉइजन रेशियो ऑफ द सेचुरेटेड स्टील 0.27 से 0.33 हो जाता है। तो पॉइजन रेशियो ऑफ सेचुरेट स्ट्रक्चरल स्टील, मैंने स्ट्रक्चरल, पॉइजन रेशियो ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील बोला है, सॉरी यार, सेचुरेटेड नहीं, पॉइजन रेशियो ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, जो स्ट्रक्चरल स्टील जो हम यूज़ करते हैं ना उसमें कितना होता है पॉइजन रेशियो, 0.27 से 33 हो जाता है। 0.2733, 0.27 से लेकर 0.33 हो जाता है आपका पॉइजन रेशियो ऑफ सेचुरेटेड स्टील। जो सेचुरेटेड स्टील नहीं बोल रहे हैं भाई, स्ट्रक्चरल स्टील बोल रहे हैं, गलत पढ़ रहे हो। तो स्ट्रक्चरल स्टील का पॉइजन रेशियो 0.27 से लेकर 0.33 रखता है। ओके। मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट स्प्रिंग बैलेंस, कहने का तो मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट स्प्रिंग बैलेंस, ऑब्जेक्ट पर ना स्प्रिंग बैलेंस। ओके। आगे चलते हैं। अब जियोलाइट प्रोसेस काहे यूज करते हैं आप, तो परमानेंट, रिमूव द परमानेंट हार्डनेस, तो परमानेंट, जैसे जियो परमानेंट नहीं हो जाएगा, फ्री हो जाता है 28 दिन का, तो इसी परमानेंट बोल रहा है। तो जियो लाइट प्रोसेस, तो जियो लाइट तो परमानेंट, तो जियो लाइट प्रोसेस किसके लिए होता है, तो रिमूव परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जियो लाइट प्रोसेस। ओके। हाई मॉडुलर रेशियो ऑफ मीन लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मैंने हाई मॉडुलर रेशियो रहेगा तो उसका मतलब है ना कि हाई मॉडुलर रेशियो है तो लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। जब मॉडुलर रेशियो ज़्यादा हो ही जाएगा तो उसमें क्या होगा, अगर हाई मॉडुलर रेशियो तो कंप्रेस कम कर पाइएगा, तो हाई मॉडुलर रेशियो तो लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके। सस्पेंशन ब्रिज बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू यूडीएल ओवर द इंटायर स्पान, हाँ कोई सस्पेंशन ब्रिज है उस पर बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है आपको, यूडीएल लग रहा है, सस्पेंशन ब्रिज पहले तो अपने सस्पेंशन है, सस्पेंशन ब्रिज है उस पर मतलब आपको यूडीएल लोड लग रहा है तो उसका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो जीरो होगा सस्पेंशन वाला का। मेजर द ऑल द वर्क एंड सप्लाईज रिकॉर्डेड इन द एम बुक, कहने का मतलब जितना होता है ना, जैसे कुछ भी काम करवा रहे हैं तो उसमें ऑल वर्क्स एंड सप्लाईज रिकॉर्ड, सप्लाई जितना किए हैं उसका रिकॉर्ड किस में रहता है, तो मेजरमेंट बुक में रहता है रिकॉर्ड। अब देखिए यहाँ पे कहेगा कि वर्टिकल सेंट्रल फोर्स फ्रॉम बेस, वर्टिकल सेंट्रल फोर्स फ्रॉम टॉप, कोई भी ट्रायंगल में वर्टिकल सेंट्रल फोर्स फ्रॉम बेस और वर्टिकल सेंट्रल फ्रॉम टॉप, तब बेस से कहेगा तो H/3 हो जाएगा, और टॉप से कहेगा तो 2H/3 हो जाएगा। ओके। तब बेस से बोला तो क्या H/3, टॉप से बोला तो 2H/3 हो जाता है वर्टिकल सेंट्रल फोर्स। ओके। इल्ड स्ट्रेंथ इन स्टील, हाँ इल्ड स्ट्रेंथ जानते हैं कि 0.87 एफ वाई होता है, जैसे इल्ड में वाई आ रहा है उसी तरह एफ वाई में वाई आता है, तो 0.87 वो भी तरह वाई जैसा है, तो 0.87 एफ वाई हो जाता है इल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। इल्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील कितना होता है, इल्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील पूछ रहा है, 0.87 एफ वाई हो जाता है। ओके। विच टाइप ऑफ द बीम मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी इन द यूडीएल, द कैंटिलीवर, सबसे ज़्यादा कौन, विच टाइप ऑफ द बीम मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी इन द यूडीएल, अगर यूडीएल रहेगा तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी किस में होगा, तो कैंटिलीवर में। स्पेसिफिक ग्रेविटी हाइड्रोमीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी करने का मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी को या तो डेंसिटी को कौन मापता है, तो हाइड्रोमीटर मापता है। तो हाइड्रोमीटर आप जानते हैं कि डेंसिटी मापता है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी मापता है हाइड्रोमीटर। ओके। आगे चलते हैं, क्या है देखते हैं। राइज एंड फॉल मेथड प्रोवाइड कंप्लीट चेक, मैंने राइज और फॉल मेथड जो होता है ना क्या चेक करता है, तो बैक साइड को, इंटरमीडिएट साइड को और फोर्थ साइड तीनों को चेक करता है। राइज एंड फॉल, राइज हुआ फॉल हुआ तो तीनों को चेक करता है, बैक साइड को, इंटरमीडिएट साइड को, फोर्थ साइड को, तीनों को राइज एंड फॉल मेथड। वाटर क्लोज पीट ट्रैप, जैसे वाटर क्लोज जो होता है ना जहाँ यूज करते हैं अपने घर में वाटर क्लोज, उसमें कौन सा ट्रैप यूज करते हैं, वाटर क्लोज में पीट ट्रैप। ओके। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछ रहा है तो L/325 होता है। आप जानते हैं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होता है, L/350 होता है।
325 होता है मैक्सिमम डिफलेक्शन 325 है। शेयर स्ट्रेस ऑन द म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन आर जीरो। कहने का मतलब परपेंडिकुलर हो ही जाएगा तो उसमें शेयर स्ट्रेस क्या होगा, और परपेंडिकुलर रहेगा तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन खड़ा वाला परपेंडिकुलर प्लेन तो उसमें शेयर स्ट्रेस जीरो होता है। ओके, परपेंडिकुलर तो शेयर स्ट्रेस जीरो। ड्यूरिंग द सर्वे ड्रॉप एरो मेथड यूज्ड, मेथड ऑफ स्टेपिंग। ड्रॉप जैसे होता है, ड्रॉप जैसे बूंदे बूंदे उस तरह से होता है ना, तो ड्रॉप जो था सर्वे में ड्रॉप एरो मेथड किसके लिए होता है, स्टेपिंग के लिए, मेथड ऑफ स्टेपिंग। हार्डनेस ड्रिंकिंग वाटर के लिए कितना होता है, 75 से 115 mg/लीटर। ड्रिंकिंग वाटर के लिए हार्डनेस कितना होता है, 75 से 115 mg/लीटर होता है हार्डनेस ड्रिंकिंग वाटर का। कितना होता है, जैसे 75 डी है तो हार्डनेस 75 से 115 mg/लीटर हो जाता है। और ये बोले जाए तो मतलब एक्सेप्टेंस लिमिट कितना होता है, रिजेक्शन लिमिट कितना होता है हार्डनेस का, 200 होता है एक्सेप्टेंस लिमिट, और रिजेक्शन लिमिट 600 mg/लीटर होता है। ओके, अब देखिए द फॉर्म वर्क स्लैब एक्सक्लूडिंग प्रॉप कैन बी रिमूव्ड ओनली आफ्टर 4 days। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए द कह रहा था द फॉर्म वर्क, जो फॉर्म वर्क होता है, जो स्लैब एक्सक्लूडिंग प्रॉप, स्लैब एक्सक्लूडिंग जो स्लैब हो ना उसको स्लैब एक्सक्लूडिंग प्रॉप, स्लैब एक्सक्लूडिंग प्रॉप कैन बी रिमूव्ड 4 दिन। ओके, आगे चढ़ते हैं, कितना आगे चलते हैं क्या है, मैकिंग द रिबिट्स। हाँ, रिबिट्स को किससे बनाते हैं, आप तो माइल्ड स्टील से बनाते हैं, तो कंफर्म कीजिए कि रिबिट किससे बनता है। स्ट्रक्चरल स्टील में माइल्ड स्टील का यूज करते हैं, और रिबिट भी बनाते हैं तो माइल्ड स्टील से बनाते हैं। ओके, स्पेसिफिक वेट ऑफ द एसआई यूनिट कितना होता है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर एसआई यूनिट में था, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर 9.81 kg/m³, 9.81 kg/m³ हो जाता है स्पेसिफिक वेट kg/m³। प्रिंसिपल ऑफ द कंपास सर्वे, आज ही क्वेश्चन पूछा गया था। प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वे क्या होता है, ट्रांसवर्सिंग होता है। प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वे, जो कंपास होता है ना, कंपास देखा होंगे तो ट्रांसवर्सिंग होता है। कंपास ट्रांसवर्सिंग ही हुआ ना, कंपास रहेगा तो क्या, जैसे कंपास नहीं देखे हैं जो टेढ़ा रहता है गोड़ जैसा, वो बोलता है कंपास सर्वे ट्रांसवर्सिंग होता है। द इल्ड ऑफ द रैपिड ग्रेविटी फिल्टर एज कंपेयर टू दैट स्लो सेंड फिल्टर 3 times। कहने का मतलब इल्ड पूछ रहा है, द इल्ड ऑफ रैपिड ग्रेविटी फिल्टर कंपेयर टू द स्लो सेंड फिल्टर। रैपिड वाला से स्लो का कंपेयर कर रहे हैं तो 30 times होता है। रैपिड को कंपेयर किससे कर रहे हैं, स्लो से, तो 30 times। द टेंडेंसी ऑफ द मटेरियल इज फ्लैक्चर विदाउट अप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड, ब्रिटलनेस बोलते हैं। ब्रिटलनेस क्या होता है, जो ब्रिटल ना होता है, घर के देखेंगे ब्रिटल होता है, फेल नहीं होता है जल्दी, वही कह रहा था। टेंडेंसी क्या, टेंडेंसी क्या, क्षमता क्या है, टेंडेंसी ऑफ मटेरियल फ्लैक्चर विदाउट, फ्लैक्चर हुआ है वो भी विदाउट अप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड, बिना डिफॉर्मेशन को उसको बोलते हैं ब्रिटलनेस, उसको बोलते हैं ब्रिटलनेस। ओके ना। व्हाट इज द यूज ऑफ द ऑप्टिकल प्लम्ब इन टोटल स्टेशन, उसको बोलते हैं प्रिसाइज सेंटरिंग। मतलब इसको जो टोटल स्टेशन बार पढ़ते हैं ना सर्वे में, तो उसका क्या यूज है, तो प्रिसाइज द सेंटरिंग में कहता है। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑप्टिकल प्लम्बमेट इन टोटल स्टेशन, तो ऑप्टिकल जो प्लम्बमेट होता है ना, जो प्लम्बअप देखते हैं ना, तो वही ऑप्टिकल प्लम्बमेट होता है ना, तो उसी को यहाँ प्लम्बमेट को प्लम्बअप से रिलेट कीजिए कि ऑप्टिकल प्लम्बअप जो होता है ना, या तो प्लम्बमेट हो जाता है, तो टोटल स्टेशन में क्या काम है, तो प्रिसाइज द सेंटरिंग। ऐसे भी जानते हैं कि प्लम्बअप का काम सेंटरिंग करना होता है, तो वह पूछ रहा है कि ऑप्टिकल प्लम्बमेट का क्या काम है टोटल स्टेशन में सेंटरिंग करने के लिए, ऑप्टिकल प्लम्बमेट से टोटल स्टेशन में सेंटरिंग करने के लिए। रेनफोर्समेंट इन नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट अडॉप्टेड 20 mm। कह रहा है कि रेनफोर्स्ड कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो उसमें हमें एग्रीगेट का साइज कितना अडॉप्ट करेंगे, तो 20 mm का, रेनफोर्स्ड में 20 mm का। ओके, आगे बढ़ते हैं। पीसीसी स्टैंड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल कम्युनिटी। पीसीसी जो था ना, स्टैंड पॉल्यूशन कंट्रोल कम्युनिटी, पीसीसी कम्युनिटी के कंट्रोल करता है। मोस्ट सुटेबल मोल्टार फॉर वाटर लॉक्ड एरिया, सीमेंट मोल्टार। वाटर लॉक्ड एरिया रहता है ना, वहाँ पे सुटेबल मोल्टार कौन सा होता है, सीमेंट मोल्टार। सीमेंट मोल्टार जो होता है ना, सीमेंट मोल्टार वो सबसे सुटेबल होता है। सीमेंट मोल्टार सबसे सुटेबल होता है किसके लिए, वाटर लॉक्ड एरिया के लिए। वाटर लॉक्ड एरिया तो उसमें कौन सा वाटर लॉक्ड है, तो सीमेंट मोल्टार। ओके, आगे चलते हैं। पीसेस ऑफ द ब्रिक विच यूज टू प्रिवेंट द वर्टिकल ज्वाइंट इन ब्रिक मशीनरी क्लोजर। कहने का मतलब है कि पीसेस ऑफ द ब्रिक, कौन सा पीस होता है ब्रिक का जो यूज टू प्रिवेंट वर्टिकल ज्वाइंट ब्रिक मशीनरी। जो वर्टिकल ज्वाइंट होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं, जो वर्टिकल ज्वाइंट होता है ना, उसको प्रिवेंट कौन करता है, तो क्लोजर। वर्टिकल ज्वाइंट को क्लोजर प्रिवेंट करता है, वर्टिकल ज्वाइंट को क्लोजर प्रोवाइड करता है, प्रिवेंट करता है। विड्थ ऑफ द ब्लास्ट ब्रॉड गेज 3.35 मीटर।
तो बिर्थ ऑफ ब्लास्ट, ब्राउड गेज जो हाँ यूज करते हैं ना, ब्राउड गेज, उसमें बिर्थ ऑफ ब्लास्ट कितना होता है 3, जैसे ब्राउड है उसी तरह से 3.35 मीटर, जैसे ब्राउड गेज है ना 20 है, उसी 3 है तो बी जैसा लगता है, तो 3.35 मीटर ब्राउड गेज का बिर्थ। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द मैक्सिमम, मैंने इनिशियल सेटिंग टाइम पढ़े होंगे बहुत सारे सीमेंट का, तो इनिशियल सेटिंग टाइम किसका मैक्सिमम होता है, कौन सा सीमेंट का, तो लो हेड सीमेंट का आपका इनिशियल सेटिंग टाइम ज़्यादा होता है। तो आपसे ये भी तरह का क्वेश्चन पूछ दिया कि इनिशियल सेटिंग टाइम कौन सा सीमेंट का ज़्यादा होता है, तो लो हिट सीमेंट का ज़्यादा होता है आपका इनिशियल सेटिंग टाइम। लो हिट सीमेंट इंपॉर्टेंट सीमेंट होता है, लो हिट सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम ज़्यादा होता है। मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन फॉर लोड बियरिंग वाल 900 mm, मैंने बोला फाउंडेशन का डेप्थ पूरा, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फॉर लोड बियरिंग वाल 900 mm हो जाता है, फाउंडेशन का 900 mm हो जाता है। अमाउंट ऑफ द इम्पटी स्पेस विथ इन द गिवन मटेरियल, उसको प्रोसिटी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ इम्पटी स्पेस विथ इन गिवन मटेरियल, उसको प्रोसिटी बोलते हैं। अमाउंट ऑफ इम्पटी स्पेस पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ द इम्पटी स्पेस विथ इन अ गिवन मटेरियल, इम्पटी स्पेस प्रोसिटी में होता है। अब देखिए डेंसिटी, सॉरी डिजाइन स्पीड दिया है और उसका स्टॉपिंग स्टार्ट डिस्टेंस दिया था, तीन को तो पहले सेम हो जाता है, 20 से स्टार्ट होता है। अगर डिजाइन स्पीड दे रहेगा और स्टॉपिंग स्टार्ट देगा तो 20 से स्टार्ट करेंगे, तो 20, 25, 30, उसके बाद होता है 40, मतलब 50, उसके बाद होता है 60, फिर होता है 70, फिर 80, फिर 100, 80 के बाद सीधे 100 होता है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस तो 20 जो बोला ना उसका सेम हो जाता है, 20 हो जाता है, 25 का भी सेम 25 हो जाता है, 30 का सेम 30 हो जाता है, 40 का कितना होता है, 40 का स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना होता है, 40 का 30 हो जाता है। उसके बाद 50 का कितना होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, 50 डिजाइन स्पीड 50 है तो उसका स्टॉपिंग साइड कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। अगर डिजाइन स्पीड 60 है तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा स्टॉपिंग साइड। 70 है तो 100 हो जाएगा, 80 है तो 120 हो जाएगा, और 100 है तो 120 हो जाएगा, 100 है तो 180 हो जाएगा। तो आंख बंद करके ध्यान लगाइए, यहीं कहीं से पूछ रहे हैं। 60 का कितना हो जाता है, 60 का 80 हो जाता है। 70 का कितना होता है स्टॉपिंग साइड, 70 का 100 हो जाता है, 50 का 60 हो जाता है, 40 का 30 हो जाता है, 80 का 120 हो जाता है, और 100 का 180 हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी नोट डिपेंड्स टाइप्स ऑफ मिक्सचर। रियोलॉजिकल जो होता है ना, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, और रियोलॉजिकल किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर पर डिपेंड नहीं करता है। रियोलॉजिकल टाइप्स ऑफ मिक्सचर पर नहीं डिपेंड करता है। अब यार रिवल्स, आप जानते हैं कि रिवल्स क्या होता है। इन द एक्सपोज्ड पोर्शन इन वर्टिकल सरफेस, एक्सपोज सरफेस पूरा वर्टिकल सरफेस एट राइट एंगल इन द डोर ऑफ विंडो। डोर ऑफ विंडो में वर्टिकल जो होता है ना उसी को रिवल्स बोलते हैं। रिवल्स जो वर्टिकल होता है, डोर ऑफ विंडो में वर्टिकल बोले आपसे कि द एक्सपोज पोर्शन ऑफ द वर्टिकल सरफेस पूछ रहा है, एंड राइट एंगल डोर ऑफ विंडो, वर्टिकल सरफेस राइट एंगल डोर ऑफ विंडो, डोर ऑफ विंडो में उसको क्या बोलते हैं, रिवल्स बोलते हैं। The harvested time adopted irrigation system a strong irrigation। कहने का मतलब है हार्वेस्टेड टाइम अडॉप्टेड इरिगेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग स्टोरेज इरिगेशन में। कहने हार्वेस्टेड जो होता है ना, हार्वेस्टेड वही कह रहा है, हार्वेस्टेड टाइम अडॉप्टेड इरिगेशन सिस्टम स्टोरेज में। हार्वेस्टेड जो होता है ना, सो कह रहा है हार्वेस्टेड टाइम अडॉप्टेड इरिगेशन सिस्टम स्टोरेज इरिगेशन में। हार्वेस्टेड किस में, स्टोरेज इरिगेशन में। ओके। जिप्सम, हाँ आप जानते हैं जिप्सम जो ये मतलब यूज किया जाता है आपको रिडार के रूप में, वह जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, तो CaSO4, पहले तो CaSO4 2H2O होता है। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 2H2O हो जाता है। ओके, कहाँ यूज करते हैं इसको, रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल में, सॉइल में कहने का मतलब कहाँ यूज करते हैं इसको, यूज्ड इन द रिक्लेमिनेशन ऑफ सॉलिक सॉइल, रिक्लेमिनेशन ऑफ सॉलिक सॉइल, रिक्लेमिनेशन में यूज होता है। जिप्सम कहाँ यूज होता है, रिक्लेशन ऑफ द सॉइल, सॉलिक सॉइल, रिक्लेशन ऑफ द सॉलिक सॉइल में इसका यूज करते हैं जिप्सम का। द लेयर ऑफ बिग एंड नॉन ड्यूरेबल सीमेंट एंड फाइन पार्टिकल्स ओरिएंटेड फ्रॉम एग्रीगेट इज कॉल्ड कंक्रीट लैटेन। कहने का मतलब है कि द लेयर पूछ रहा है, लेयर ऑफ द वीक एंड नॉन ड्यूरेबल सीमेंट एंड फाइन पार्टिकल्स ओरिएंटेड फ्रॉम द एग्रीगेट, वो कंक्रीट लेटेंस बोलते हैं। ऊपर आ जाता होगा लेयर ऑफ वीक इन द नॉन ड्यूरेबल सीमेंट फाइन पार्टिकल्स ओरिएंटेड फ्रॉम एग्रीगेट, उसको बोलते हैं कंक्रीट लैटन। ओके, आगे चलते हैं, क्या कर रहा है, मिनिमम पिच प्रोवाइड इन द रिप्टेड, कहने का मतलब मिनिमम पिच प्रोवाइड इन द रिवेटेड स्टील टैंक में बोल रहा है। तो मिनिमम पिच रिवेटेड स्टील टैंक में पूछ रहा है, जो स्टील टैंक होता है उसमें पूछ रहा है, तो 3D होता है। मिनिमम पिच पूछ रहा है, वो मिनिमम पिच पूछ रहा है, मिनिमम पिच प्रोवाइड इन द रिवेटेड स्टील टैंक, रिवेटेड पिच पूछ रहा है, गेज भी नहीं पूछ रहा है, पिच पूछ रहा है, तो 3D हो जाता है।
मिनिमम पिच फॉर द रिविट ज्वाइंट, मिनिमम पिच पूछेगा रिविट ज्वाइंट के तो 2 पॉइंट, हाँ गेज पूछा है तो मिनिमम, अगर मिनिमम गेज पूछता है रिविट में तो 1.5 डी नोट, लेकिन मिनिमम पिच पूछेगा, गेज नहीं पिच, तो मिनिमम पिच पूछेगा तो 2.5 टाइम्स हो जाता है, 2.5 टाइम्स पिच पूछा है तो 2.5 टाइम्स। ओके। 3 hinge parabolic arch carries ideally load entire span over the span arch resist compressive force। कौन सा फोर्स रजिस्ट करेगा? अगर कोई 3 hinge पैराबोलिक आर्च है, कैरिज यूडियल लोड इंटायर स्पान, इवरी स्पान आर्च रजिस्ट कंप्रेसिव फोर्स, उसमें कंप्रेसिव फोर्स होगा। ओके, अब इसका जो यूडियल पूछ देगा तो जीरो हो जाएगा। फोर्स कौन सा कंप्रेसिव होता है? शेयर स्पान इज डिफाइंड एज द जोन वेयर द शेयर फोर्स इज कांस्टेंट। कहने का मतलब शेयर स्पान किसको बोलते हैं? शेयर स्पान इज डिफाइन, शेयर स्पान किसको डिफाइन करते हैं? जहाँ पे आपको शेयर फोर्स कांस्टेंट हो जाता है। शेयर फोर्स जहाँ कांस्टेंट होता है ना, वहीं पे शेयर स्पान इज डिफाइन एज द जोन वेयर द शेयर फोर्स इज कांस्टेंट। जहाँ पे शेयर फोर्स कांस्टेंट होता है ना, उसको शेयर स्पान बोलते हैं। शेयर स्पान, जहाँ पे शेयर फोर्स कांस्टेंट होगा उसे हम शेयर स्पान बोलते हैं। शेयर फोर्स कांस्टेंट तो शेयर स्पान। ओके। अब आप पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सेक्शन, ये भी बहुत बार पूछा गया कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वो भी हॉलो सेक्शन के लिए। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सेक्शन के लिए कितना होता है? पाई/32 इंटू में D4 माइनस कैपिटल D4 माइनस स्मॉल D4, वही कह रहा है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी हॉलो के लिए। तो पाई/32 होगा, हॉलो रहेगा तो पाई/30 होगा, कैपिटल D4 और स्मॉल D4। ओके। मिनिमम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वेयर द जीरो स्लोप लोकेशन ऑन दी बीम। कहने का मिनिमम और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, जहाँ पे स्लोप जीरो होगा ना, वहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। स्लोप जहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वहाँ पे स्लोप जीरो होगा। तो स्लोप कहाँ जीरो होगा? जहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा ना, वहाँ पे स्लोप जीरो हो जाएगा। द रोड ऑफ द सर्ज टैंक टू डिक्रीज द वाटर हैमर इफेक्ट। द रोल्स ऑफ सर्ज टैंक, जो सर्ज टैंक होता है उसका रोल क्या होता है? तो वाटर हैमर को कम करने के लिए होता है सर्ज टैंक। सर्ज टैंक का क्या यूज होता है? तो वाटर हैमर को कम करने के लिए। ओके। अब देखते हैं द प्लान एंड कैरी मैक्सिमम डायरेक्ट स्ट्रेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर। द प्लेन ऑफ कैरी मैक्सिमम डायरेक्ट स्ट्रेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कहने का मतलब द प्लेन द प्लेन द प्लेन द प्लेन द कैरी द मैक्सिमम डायरेक्ट स्ट्रेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो द प्लेन द कैरी मैक्सिमम डायरेक्ट स्ट्रेस, द प्लेन द कैरी मैक्सिमम डायरेक्ट स्ट्रेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। द प्लेन कैरी मैक्सिमम डायरेक्ट स्ट्रेस, द प्लेन कैरी मैक्सिमम डायरेक्ट स्ट्रेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मैक्सिमम डायरेक्ट स्ट्रेस कौन? परपेंडिकुलर रहेगा, डायरेक्ट स्ट्रेस ज़्यादा सहेगा। कौन? म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा, सो ज़्यादा सहेगा। ओके। शेयर स्ट्रेस ऑन द प्रिंसिपल प्लेन जीरो। आपसे पूछेगा कि शेयर स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन पे क्या होता है? शेयर स्ट्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, शेयर स्ट्रेस ऑन द प्रिंसिपल प्लेन जीरो होता है, लेकिन मैक्सिमम होता है 45 डिग्री पर। द टेम्प्रोरी हार्डनेस, हाँ टेम्प्रोरी जो हार्डनेस होता है, अभी कई बार पूछा है। टेम्प्रोरी हार्डनेस जो होता है जिसको बॉइलिंग से रिमूव करते हैं, उसमें क्या रिमूव करते हैं? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिमूव करते हैं। ओके। हुक्स ला होल्ड गुड अप टू इलास्टिक लिमिट तक। ठीक है, आगे चलते हैं। इन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है ना, उसमें अप टू विच वन ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट हुक्स ला वैलिड, प्रोपोर्शनल लिमिट तक। कहाँ तक वैलिड? स्ट्रेन स्ट्रेन डायग्राम जो होता है ना, उसमें कहाँ तक वैलिड होता है? तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड होता है। ओके। 1 माइल में कितना होता है? 80 गंटर्स चैन होता है। 1 माइल में कितना होता है? 80 गंटर्स चैन होता है 1 माइल में। 1 माइल में कितना होता है? 1 माइल में 80 गंटर्स चैन होता है 1 माइल में। जीरो हार्डनेस अचीव बाय, आपको पता है कि आयन एक्सचेंज ट्रीटमेंट होता है ना, उससे हम जीरो हार्डनेस को पहुंचाते हैं। जो हार्डनेस होता है पानी में, उसको जीरो कैसे करते हैं? तो आयन एक्सचेंज मेथड से। मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन आर पैरेलल टू इक्वेटर। कहाँ पे पैरेलल होता है? इक्वेटर पे। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन, जो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है सो, और ट्रू मेरिडियन जो होता है सो, कहाँ पैरेलल होता है? तो इक्वेटर पर पैरेलल हो जाता है। ओके। अब देखिए आगे क्या है, कंटिन्यू करते हैं। द डिस्टेंशन टाइम ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो टाइप रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक। कहने का मतलब जो होता है डिटेंशन टाइम पूछ रहा हो, अभी कंटिन्यूअस फ्लो टाइप रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक। अगर कोई रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक है तो उसका डिटेंशन टाइम V/Q होता है। डिटेंशन टाइम ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो टाइप रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक V/Q होता है। डिटेंशन टाइम जो होता हो वो V/Q हो जाता है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द माइल्ड कंपेयर टू द अल्टीमेट कंप्रेशन स्ट्रेस इज मोर। कहने का मतलब है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस और कंपेयर टू द अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस। अल्टीमेट जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है ज़्यादा होता है अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बीम इज
वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर। बीम क्या होता है? वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है बीम। बीम क्या होता है? वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है बीम। वन डायमेंशनल होता है, याद कीजिएगा बीम क्या होता है? वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाता है। एक्सप्लोसिव ऑफ द ब्लास्टिंग यूजुअली एक्सप्रेस्ड, जो ब्लास्टिंग जो यूज करते हैं ना, ब्लास्टिंग एक्सप्लोसिव, जो ब्लास्टिंग यूजुअली एक्सप्रेस्ड किलोग्राम में, जो ब्लास्टिंग जो यूज होता है किस में यूज करते हैं? किलोग्राम में। लाइफ पीरियड ऑफ द बिल्डिंग इन लिस्ट 50 साल। बोले कि बिल्डिंग का कितना लाइफ होता है, बताएं तो 50 साल। द प्रॉपर्टी ऑफ द सैंड बाई वर्चू डिजायर्ड पैटर्न शेप अंडर द प्रेशर एंड retention आफ्टर द प्रेशर रिमूवल इज नोन एज प्लास्टिसिटी। कहने का मतलब है द प्रॉपर्टी ऑफ द सैंड, सैंड का प्रॉपर्टी बाई वर्चू डिजायर्ड पैटर्न शेप अंडर द प्रेशर, प्रेशर के चलते तो शेप बन जाता है ना सैंड का, वो रिटेंड आफ्टर द प्रेशर रिमूवल इज नोन एज, उसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं। प्लास्टिसिटी के चलते इन्होंने शेप बन जाता है, उसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं। अब आया शुगर कैन एंड राइस। शुगर कैन जो होता है सो और राइस हाई वैल्यू ऑफ द डेल्टा। डेल्टा मैंने डेप्थ पार्ट होता है ना, तो शुगर कैन जान ही रहे हैं कि वो केतारी जो होता है हमेशा पानी चाहिए, और राइस में चावल इसमें भी हमेशा पानी चाहिए, तो इसका डेल्टा मैक्सिमम होता है शुगर कैन का और राइस का। ठीक है। आ हेडर बाउंड यूजुअली यूज्ड वन ब्रिक ऑफ वॉल, मैंने हेडर बाउंड जो होता है ना, बाउंड यूजुअली यूज्ड वन ब्रिक ऑफ वॉल। हेडर बाउंड जो होता है, स्ट्रेचर नहीं बोल रहा, हेडर वन ब्रिक ऑफ वॉल होता है। हेडर जो होता है क्या होता है? वन ब्रिक ऑफ वॉल होता है, हेडर वन ब्रिक ऑफ वॉल होता है। ठीक है। क्ले फेस डायग्राम वाटर और सॉलिड्स। आप जानते हैं क्ले में कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, इसमें एयर थोड़ी होगा, तो इसलिए वाटर और सॉलिड्स बोल रहा है। क्ले फेस डायग्राम, क्ले फेस डायग्राम क्या होता है? क्ले, क्ले जानते हैं, जो सबसे ज़्यादा मतलब सेचुरेटेड होता है, उसे क्ले में क्या होता है? इसमें हो जाता है वाटर और सॉलिड्स। वाटर और सॉलिड्स जो होता है क्ले फेस डायग्राम होता है। वेट ऑफ व्हीकल्स अफेक्टेड पेवमेंट थिकनेस, कहने जो पेवमेंट थिकनेस है उसको अफेक्ट करता है वेट ऑफ व्हीकल से। गाड़ी का जो लोड होता है, भार होता है ना, किसको प्रभावित करता है? तो पेवमेंट थिकनेस को। ओके। एक्चुअल पेन इवोपरेशन, जो पेन इवोपरेशन उसका एक्चुअल पेन इवोपरेशन क्या होता है? तो कह रहा है पेन कोफिशिएंट बोलते हैं, पेन इवोपरेशन उसको बोलते हैं एक्चुअल पेन इवोपरेशन। एक्चुअली में पेन जो है उसमें कितना इवोपरेशन हुआ, उसके लिए क्या फॉर्मूला आता है? पेन कोफिशिएंट जो होता है वो याद होना चाहिए, और मल्टीपल कर दीजिए पेन इवोपरेशन से, तो पेन कोफिशिएंट मल्टीपल पेन इवोपरेशन, पेन कोफिशिएंट मल्टीपल पेन इवोपरेशन उसको बोलते हैं एक्चुअल पेन इवोपरेशन। पेन कोफिशिएंट, पेन एक्चुअल पूछे है ना, तो पेन कोफिशिएंट मल्टीपल पेन इवोपरेशन उसको बोलते हैं एक्चुअल पेन इवोपरेशन। द डेल्टा ऑफ द वेल इरीगेशन अराउंड 0.6 टाइम, जो डेल्टा जो होता है ना, डेल्टा डेप्थ ऑफ वाटर कितना होता है वेल इरीगेशन का? तो 0.6 टाइम, वेल का 0.6 टाइम। ओके। वेल इरीगेशन लेसर डेल्टा देन कैनाल इरीगेशन का मतलब वेल इरीगेशन जो होता है ना उसका डेल्टा कम होता है, वो भी कैनाल इरीगेशन से। कैनाल इरीगेशन में इसी ना पढ़ित रहता है, वेल इरीगेशन में अच्छा से पढ़ता होगा, तो वेल इरीगेशन का जो डेल्टा होता है कम होता है कैनाल इरीगेशन से। यूनिट ऑफ द परमेबिलिटी मीटर पर डेड हो जाता है। परमेबिलिटी जो होता है ना सॉइल से, उसका क्या होता है? मीटर पर डेड हो जाता है, मीटर पर डेड हो जाता है, परमेबिलिटी मीटर पर डेड हो जाता है। ओके। अब कह रहा है मेसनरी बियरिंग वॉल कैन बी मेड अप टू 4 स्टोरी। कहने का मतलब है जो मेसनरी बियरिंग वॉल जो होता है, मेसनरी बियरिंग वॉल कैन बी मेड अप टू 4 स्टोरी। मेसनरी बियरिंग वॉल, जो ब्रिक जो मेसनरी बियर नहीं करते हैं, तो वही कह रहा है मेसनरी बियरिंग वॉल जो होता है 4 स्टोरी का हो जाता है। मेसनरी बियरिंग वॉल कैन बी मेड अप टू, मेसनरी बियरिंग वॉल, जो मेसनरी बियरिंग वॉल 4 स्टोरी को भी बना सकते हैं हम। मेसनरी बियरिंग वॉल कितना होता है? 4 स्टोरी का हो सकता है। श्रिंकेज लिमिट क्या होता है? E/G इसका फॉर्मूला होता है। श्रिंकेज लिमिट हमेशा पूछा जाता है, श्रिंकेज लिमिट दे देगा डाटा आपको, वॉइड रेशियो दे देगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देगा, पूछेगा श्रिंकेज लिमिट क्या होगा। तो श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला याद कीजिए, E/G होता है। तो E कितना, वॉइड रेशियो, और G स्पेसिफिक ग्रेविटी। तब श्रिंकेज लिमिट जो होता है ना, श्रिंक करते रहता है पानी, तो श्रिंकेज लिमिट E/G होता है। E/G होता है श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट कितना होता है? श्रिंक जो पानी करते रहता है हमेशा ना, तो श्रिंकेज लिमिट कितना होता है? E/G होता है। E वॉइड रेशियो, G स्पेसिफिक ग्रेविटी। बीच टाइप ऑफ रेल ज्वाइंट प्रोवाइड इन द कर्व है अस्टेगेड रेल ज्वाइंट को प्रोवाइड करते हैं। अस्टेगेड, ASTAGGERD, अस्टेगेड मैंने बोल रहा है कौन सा रेल ज्वाइंट को हम प्रोवाइड करते हैं कर्व के टाइम, जो कर्व होता है कहीं पर तो वहाँ पर क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो अस्टेगेट कर्व ये है, तो अस्टेगेट रेल ज्वाइंट ओनली, अस्टेगेट रेल ज्वाइंट ओनली, कर्व के पास अस्टेगेट रेल ज्वाइंट ओनली हो जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है? प्रीवेस्टिंग द रेन वाटर टू रेन रन अप एंड इट्स accumulation एंड डिपोजिशन फॉर रीयूज ऑन साइट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कहने का मतलब है कि पानी को रोक कर रखना है, फिर से उसका रीयूज करना है, तो उसको वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो देखिए कैसी है डिफिनेशन।
प्रीवर्जेटिंग द रेन वाटर रन ऑफ से रेन वाटर को प्रिजर्व करते हैं, रोकते हैं, एंड इट्स एक्यूमुलेशन एंड डिपोजिशन फॉर रीयूज, उसको हम रीयूज के लिए रखते हैं, तो उसको बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, अब देखिए प्रेजेंस ऑफ द अल्कलीज इन ब्रिक टू, कहने का मतलब है प्रेजेंस ऑफ द अल्कली इन ब्रिक, जो अल्कली जो प्रेजेंट रहता है ब्रिक में, उससे क्या होता है, टू फ्यूज ट्विस्ट एंड वार्प, ट्विस्ट होगा वार्प होगा, किसके चलते, अल्कली के चलते आपका ब्रिक जो होता है ट्विस्ट कर जाएगा, वार्प हो जाएगा, ट्विस्ट हो ही जाएगा, वार्प भी हो जाएगा आपको अल्कलीज के कारण। ओके, अब आया जैम्प, जैम्प जो होता है उसको कराना, द वर्टिकल वॉल फेस ऑफ एन ओपनिंग विच सपोर्ट्स द फ्रॉम ऑफ डोर, उसको जैम्प्स बोलते हैं। जैम्प्स क्या होता है, वर्टिकल वॉल फेस इज ओपनिंग विच सपोर्ट्स इन फ्रेम डोर, जो सपोर्ट्स करता है फ्रेम को भी और डोर को भी, तो उसको जैम्प्स बोलते हैं। ये वर्टिकल्स वाल जो होता है ना, उसको ओपनिंग के बीच में सपोर्ट्स करता है फ्रॉम डोर, और डोर को भी और विंडो को भी, दोनों को सपोर्ट द फ्रॉम ऑफ डोर, फॉर्म ऑफ द डोर, उसको जंप बोलते हैं। होल्ड फास्टनर क्या होता है, इट इज द कनेक्टेड फ्रॉम द डोर, जो डोर से कनेक्टेड होता है, इट कनेक्ट फ्रॉम टू डोर, फ्रेम टू डोर कनेक्ट रहता है, उसको होल्ड फास्टनर बोलते हैं। फ्रेम टू डोर कनेक्ट रहता है उसको होल्ड फास्टनर बोलते हैं। जंप क्या बोलते हैं, ए वर्टिकल वॉल फेस ओपनिंग विच सपोर्ट्स इज फॉर्म ऑफ डोर, फॉर्म ऑफ डोर, उसको जंप बोलते हैं। होल्ड फास्टनर इट कनेक्ट फ्रेम टू डोर, होल्ड फास्टनर इट कनेक्ट फ्रॉम टू डोर से कनेक्ट होता है, उसी को जैम बोलते हैं, उसी को होल्ड फास्टनर बोलते हैं, जो कनेक्ट करता है, ठीक है ना। सेंसिबिलिटी ऑफ द नॉर्मल क्ले जानते ही हैं, सेंसिबिलिटी पढ़ना है सॉइल में, 204 इसको टेबल याद कर लीजिएगा। द कैरिज वे इज पर प्रोटेक्टेड बाय द विड्थ ऑफ शोल्डर, कहने का मतलब कैरिज वे द प्रोटेक्टर विथ शोल्डर, कितना प्रोटेक्टर से मतलब कैरिज वे को प्रोटेक्ट करता है, कितना प्रोटेक्टर से, शोल्डर कितना प्रोटेक्ट से, तो 1.25 मीटर से 2 मीटर तक, 1.25 मीटर से 2 मीटर तक, 1.25 मीटर से 2 मीटर तक मतलब प्रोटेक्ट करता है कैरिज वे को, कौन, तो शोल्डर, 1.25 मीटर से लेकर 1.25 मीटर से 2 मीटर तक। ओके, द पोर्शन ऑफ द रोड वे यूज्ड बाय द हाई स्पीड एंड पावर ड्राइव एंड व्हीकल्स, द मोटर वे, तो हाई स्पीड कौन, मोटर वे होता है, वही हाई स्पीड मतलब चलता है, मोटर वे। द लाइम मेनली कंटेन कैल्शियम ऑक्साइड एंड केपल द स्लैकिंग विथ वाटर, क्विक लाइम कहते हैं उसको। द लाइम मेनली कंटेन कैल्शियम ऑक्साइड एंड केपल टू स्लैकिंग विथ वाटर, जो स्लैक करता है, तो क्विक लाइम होता है, स्लैक करता है तो क्विक लाइम होगा, तो वही कह रहा है द लाइम मेनली कंटेन कैल्शियम ऑक्साइड, ज़्यादा कंटेंट है कैल्शियम ऑक्साइड, एंड कैपेबल टू स्लैकिंग विथ वाटर, जो स्लैक करता है वाटर से, उसको बोलते हैं क्विक लाइम। ओके, आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, परसेंटेज ऑफ द फ्लाई एस बेस्ड ऑन द इन द हाई वॉल्यूम फ्लाई एस, तो 50 से 60%, अगर आपको फ्लाई एस सबको बहुत ज़्यादा देना है तो कितना तक दे सकते हैं, तो 50 से 60% तक, हाई ज़्यादा देना है आपको फ्लाई एस तो 50 से 60% मैक्सिमम दे सकते हैं। सॉइल हैव स्टैंडर्ड साइज लेस देन 75, मतलब कहने का मतलब है सॉइल हैव, अगर उसका साइज होता है 75 माइक्रोन से कम गया तो उसको सिल्ट कहेंगे, और वही 2 माइक्रोन से कम गया तो उसको क्ले कहेंगे। तो आप याद कीजिए, जो सॉइल होता है उसका क्लासिफिकेशन में साइज लेस देन हो गया 75 माइक्रोन से तो सिल्ट हो गया, 75 से कम गया तो सिल्ट में गया, और 2 माइक्रोन से कम गया तो क्ले में गया। जैसे सिल्ट में 75 माइक्रोन से, उसी तरह इस तरह 7 है और 7 है, उसी तरह से क्ले बोलेगा तो क्ले 2 माइक्रोन, तो ओनली क्ले, 2 माइक्रोन से कम गया तो क्ले। द प्लंजर वेट ऑफ द भिकाट ऑपरेटर्स, जो भिकाट ऑपरेटर्स होता है उसका प्लंजर का वेट कितना होता है, तो 300 ग्राम हो जाता है। द प्लंजर वेट, जो प्लंजर होता है ना उसका वेट कितना होता है, तो 300 ग्राम होता है। भिकाट्स जो प्लंजर होता है ना, भिकाट्स प्लंजर, उसका प्लंजर वेट कितना होता है, 300 ग्राम। वाटर कैरिज सिस्टम रन रिक्वायर्ड मोर वाटर, वाटर कैरिज सिस्टम रहेगा तो उसमें कितना का होगा, वाटर कैरिज सिस्टम में वाटर ज़्यादा रिक्वायर्ड पड़ेगा। ओके, द कंक्रीट अटेंट फुल स्ट्रेंथ फॉर कंक्रीट एक्सपोज्ड टू क्ले एंड हॉट वेदर कंडीशन 28 डेज, कहने का मतलब किसी कंडीशन में रहेगा ना तो कंक्रीट को स्ट्रेंथ देने में 28 दिन लगभग करेगा। वही यहाँ पर सीखना मिलेगा आपको कि कंक्रीट अटेंड फुल स्ट्रेंथ, देखिए फुल स्ट्रेंथ अटेंड करना है और किस कंडीशन में, एक्सपोज ड्राई हॉट वेदर कंडीशन, तो एक्सपोज वेट हॉट कंडीशन रहता है फुल डे में वही 28 दिन लग ही जाएगा। द ग्रेडियंट एक्सपर्ट्स मैक्सिमम इन्फ्लुएंस एंड प्रॉपर्टीज स्टील कार्बन, करने में मतलब है कि द ग्रेडियंट एक्सपर्ट्स मैक्सिमम इन्फ्लुएंस, जो ज़्यादा प्रभाव कौन पड़ाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील को, प्रॉपर्टी जो स्टील होता है उसको मैक्सिमम प्रभाव कौन पड़ाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील को, जो स्टील का जो प्रॉपर्टी होता है उसको मैक्सिमम प्रभाव कौन पड़ाता है, तो कार्बन पड़वाता है। ठीक है,
डिटर्मिनेट कौन कौन होते हैं, ओ पूछ रहा है। इंडिटर्मिनेट कौन होता है, ओ पूछ रहा है। तो डिटर्मिनेट हो जाता है 3 हिंज आर्च होता है, तो डिटर्मिनेट में आ जाता है। कंटिलीवर बीम, ये भी डिटर्मिनेट ही है। उसके बाद सिंपली सपोर्टेड बीम, ये भी मतलब डिटर्मिनेट है। तो कंटिलीवर बीम डिटर्मिनेट है, सिंपली सपोर्टेड बीम डिटर्मिनेट है, 3 हिंज आर्च डिटर्मिनेट है। और इनडिटर्मिनेट कौन होगा, 2 हिंज आर्च इनडिटर्मिनेट हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं क्या है। बाइंडिंग मटेरियल इन द मोल्टार। तो मोल्टार में जो मोल्टार पढ़े थे तो आपको याद होगा कि उसमें बाइंडिंग मटेरियल क्या होता है। तो मोल्टार में बाइंडिंग मटेरियल मैट्रिक्स हो जाता है। द टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्रॉम लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्ट प्लाइंग 5 ईयर्स। कहने का मतलब है द टाइम हॉरिजॉन फॉर लॉन्ग टर्म से ट्रांसपोर्ट प्लानिंग 5 ईयर्स। द टाइम हॉरिजॉन्टल फॉर्म लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्ट प्लानिंग 5 ईयर्स। कहने का मतलब टाइम हॉरिजॉन द लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म्स बोल रहा है ना, हॉरिजॉन द लॉन्ग टर्म्स ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, तो 5 ईयर्स। द केमिकल नेम ऑफ द कैल्साइट, द कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्साइट का कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्साइट का कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट का कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट का कैल्शियम कार्बोनेट होता है। विंडो वेयर द शटर्स ओपन लाइक डोर्स, सीमेंट विंडो। कहने का मतलब विंडो वेयर शटर्स ओपन लाइक डोर्स, उसको बोलते हैं सीमेंट विंडो। विंडो वेयर शटर्स ओपन लाइक डोर, डोर जैसा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सीमेंट विंडो बोलते हैं, सीमेंट विंडो बोलते हैं। विंडो वेयर शटर्स ओपन लाइक डोर, डोर जैसा ओपन होता है उसको बोलते हैं सीमेंट विंडो बोलते हैं। विंडो वेयर शटर्स ओपन लाइक डोर, जिस विंडो का डोर शटर की तरह मतलब होता है, शटर की तरह होता है, उसको क्या बोलते हैं, सीमेंट विंडो बोलते हैं, सीमेंट विंडो। विंडो वेयर शटर्स, जिसका शटर जो होता है ओपन होता है किसकी तरह, डोर की तरह। कोई भी विंडो है उसका शटर ओपन होता है किसके जैसा, डोर की तरह, उसको क्या बोलते हैं, सीमेंट विंडो बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सीमेंट विंडो बोलते हैं। कोई भी विंडो है उसका ओपन हो रहा है डोर की तरह तो सीमेंट विंडो होता है, सीमेंट विंडो होता है। ओके, द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट विथ इन द विच द सॉइल एक्सहैबिट्स प्लास्टिक प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ये 2 टाइम्स पूछ दिया आपको। एक्सहैबिट्स किसकी तरह, प्लास्टिसिटी की तरह, प्लास्टिक प्रॉपर्टीज, प्लास्टिक प्रॉपर्टीज की तरह, तो उसको प्लास्टिक इंडेक्स बोलेंगे। अगर भाई तो प्लास्टिसिटी जैसा बिहेव कर रहा है तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स बोलेंगे। विड्थ ऑफ द व्हीकल्स 2.44 मीटर, 2.44 विड्थ ऑफ व्हीकल, जो व्हीकल जो गाड़ी है उसका विड्थ कितना होता है, 2.44 मीटर होता है विड्थ ऑफ व्हीकल्स। हाइट ऑफ सिंगल डिकेट्स, ये 2 टाइम पूछ दिया, सिंगल डिकेट्स का हाइट कितना होता है, 3.80 मीटर। ओके, अब देखिए यहाँ फुटिंग पूछ रहा है। द बेसिक फ्लडिंग यूज्ड इन द आर्चर्स, आर्च बेसिक फ्लडिंग जो होता है यूज्ड इन आर्चर्स, फ्री फ्लडिंग यूज इन द रोलिंग। अच्छा, कहने का मतलब है ना कि आप मतलब ऐसी करते हैं, पटाते हैं खेत को, तो उसमें कह रहा है ना कि बेसिक फ्लडिंग जो होता है ना उसमें क्या यूज करते हैं। तो बेसिक फ्लडिंग जो होता है ना, बेसिक फ्लडिंग का यूज कहाँ होता है, बेसिक फ्लडिंग का यूज इन द आर्चर्स। बेसिक फ्लडिंग नहीं पढ़े होंगे तो बेसिक फ्लडिंग पढ़ रहे हैं तो आर्चर्स नहीं होता है, बी जैसा आर्चर्स होता है। बेसिक फ्लडिंग कहाँ यूज होता है, यूज इन आर्चर्स। फ्री फ्लडिंग कहाँ यूज होता है, तो रोलिंग जो ट्रेन होता है ना उस पर फ्री फ्लडिंग। हाँ, रोलिंग जो अभी खेत में देखते हैं जैसे पट रहा होगा तो रोलिंग ट्रेन जैसे ना पूरा प्लेन जैसा हो तो उसमें फ्री फ्लडिंग करते हैं। चेक फ्लडिंग, ज्वार पैडी, जो ज्वार होता है पैडी होता है उसमें चेक फ्लडिंग करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ज्वार और पैडी पूछेगा तो कैसा फ्लडिंग होना चाहिए। तो ज्वार है पैडी है तो उसमें चेक करके पटाएंगे तो चेक फ्लडिंग ज्वार और पैडी में। अब बॉर्डर फ्लडिंग इन पॉपुलर, तो सबसे पॉपुलर जो होता है कौन, तो बॉर्डर मूवी देखे होंगे पॉपुलर है, तो बॉर्डर फ्लडिंग जो होता है ना सबसे पॉपुलर होता है। ओके, सो कंप्लीट। चलिए, थैंक यू, लव यू।